आशीष और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र के एक नए मुद्दे को लेकर। जी हाँ, जहाँ मुद्दा लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहा था, अब वहां पर खबर सामने आई है कि 2024 भी खतरे से खाली नहीं है उद्धव सरकार के लिए। जी हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप राष्ट्रपति का कोई अच्छा सा चेहरा सामने नहीं ला सकते तो आप प्रधानमंत्री के लिए कैसे लाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कहा था अपने एक स्टेटमेंट में कि विपक्ष को मजबूत होना है ताकि 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार जो है, जो बीजेपी, उसको उखाड़ फेंका जाए। तो अब उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बैठी हुई कि शायद वो बने। यहाँ उद्धव ठाकरे भी अब उसी रेस में दौड़ते नजर आएंगे, साथ ही साथ यहाँ तक कि राहुल गांधी भी उसी रेस में नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आखिरकार कौन किसको टक्कर देगा। लेकिन आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इस चीज पर है कि आखिरकार 2024 के चुनावों में क्या उद्धव ठाकरे की हार होगी, जीत होगी। क्योंकि हार का जो पूरा यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शरद पवार को किया जा रहा है कि अगर हार होती है तो शरद पवार की वजह से होती है। तो महाराष्ट्र की इन्हीं सब चर्चाओं, इन्हीं सब मामलों को लेकर नई नई खबरें जो सामने आ रही, नई नई जानकारियां सामने आ रही है, तो उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक आज मौजूद है। तो स्वागत है दीपक आपका। लगातार हम महाराष्ट्र में देख ही रहे कि क्या से क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि 2024 के चुनावों के लिए क्या सच में माना जा सकता है कि विपक्ष पूरा साथ में होकर यहाँ पर मोदी सरकार को हराएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ देखें तो वहाँ राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, ये तीन नाम नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष के रूप में बहुत बड़े यहाँ पर प्रतिनिधित्व खड़े होंगे। यहाँ बात ये नहीं आती कि बीजेपी हर साल जीतती है, बात ये आती है कि विपक्ष पे कौन खड़ा रहता है। अगर यहाँ पर जनता दूसरे चुनाव की ओर जाए तो किसकी तरफ जाए, राहुल गांधी की तरफ जाए या केजरीवाल की तरफ जाए, जिनका राज्य में सही से पकड़ नहीं हो पा रहा है, तो वो एक देखने वाली बात होती है। और रही बात यहाँ पर उद्धव सरकार की और बाकी अन्य पार्टियों की, तो अभी खबरें ममता बनर्जी के खेमे से भी आ रही है कि वो पूरी तरीके से विपक्ष को एक साथ करने की कोशिश कर रही थी। दो नामों को सुझाव आगे राष्ट्रपति चुनावों के लिए दिया, दोनों ने अपने पांव पीछे कर लिए। तो ये भी एक वहां पर उनकी बड़ी हार दिख रही है कि जिसका चुनाव कर रहे हैं, जिनको आगे लाना चाहती हैं, वो उनके फैसलों पर खरा नहीं उतर रहा। वो भी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त कुछ महीनों पहले ही ऐसा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां पर हर कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर उठना चाहती है और अपने दम पर उठना चाहती है। तो फैसले उनके होते हैं और पार्टी भी खुद की यहाँ पर अपनी विचारधारा के साथ चलना पसंद करती है। अभी हम देख ही रहे कि किस तरीके से जगह जगह के माहौल लगातार खराब होते जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में खटपट नजर आ रही थी, उसके बाद राज्यसभा चुनाव होते हैं, हमने नतीजा देखा कि किस बुरी हार से यहाँ पर हारी है शिवसेना सरकार। उसके बाद हमने देखा कि अब एमएलसी चुनाव है, उससे पहले भी लगातार कहीं ना कहीं खटपट सारी पार्टियों में नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल ही है, तो कांग्रेस को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन बात रही एनसीपी की और उद्धव ठाकरे की, तो खबर ये भी सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे ये खुद कहते नजर आए कि जो हमारी हार हुई राज्यसभा में वो कहीं ना कहीं शरद पवार की नाराजगी की वजह से, और आने वाली हार भी हमें इसी वजह से देखनी पड़ेगी। तो क्या कहना है आपका इस चीज को लेकर कि क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे की हार का कारण बन सकते हैं? देखिए, शरद पवार उद्धव की जब जीत का कारण बन सकते हैं तो हार का कारण भी, क्योंकि गठबंधन क्यों हुआ था, जीत के लिए हुआ था, और जीत हासिल भी सीएम पद पर उद्धव ठाकरे बैठे भी हैं। भले ही उद्धव ठाकरे यहाँ पर कह सकते इतना दमखम रखते हैं कि अकेले महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले मैदान में उतर सके, क्योंकि उनका परिवार भी उनके साथ है, और देखा जाए तो राज ठाकरे का सपोर्ट भले ही ना हो, लेकिन बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनके साथ नजर आती है अल्पसंख्यक के तौर पर। लेकिन राज्यसभा चुनाव में इस बार किसकी वजह से मात खाए थे आप वहां पर अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक वोटों की वजह से वहां मात खाए थे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस बार जो हार का रहा। और यहाँ बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार है, उनकी खुद की पार्टी है, उनके खुद के फैसले, उनको रोक कोई नहीं सकता, ये बात भी सच है। और इस बार जो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नामांकन आगे किया गया, उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए। ये इस ओर दिखा रहा है कि यहाँ पर शरद पवार शायद केंद्र सरकार की ओर झुकाव दिखाना चाह रहे हैं, उनका फैसला शायद कुछ और हो सकता है। और इस वक्त बात करें यहाँ पर उद्धव सरकार की, वो भी हिंदुत्ववाद को लेकर बढ़ावा दे रही है, यानी कि वो एक तरीके से एजेंडा समझ रही है बाकी पार्टियों का, किस एजेंडे के साथ बाकी पार्टियां चल रही हैं, उनका वोट बैंक कितना क्यों मजबूत है। क्योंकि अगर देश में देखा जाए तो कितने मुस्लिम वोट बैंक है, कितना अल्पसंख्यक वोट बैंक है, कितना हिंदू वोट बैंक है, वो अगर आप देखेंगे, खंगालेंगे कुंडली, तो आप खुद ही पता लगा लेंगे कि हिंदू वोट बैंक के दम पर अन्य पार्टियां यहाँ पर आराम से अपनी सरकार सत्ता में ला लेती है। तो पूरी तरीके से बीजेपी इस समय देखा जाए, यूपी चुनाव चाहे प्रधानमंत्री चुनाव की बात करें, तो हिंदुत्ववाद के वोट के दम पर आगे बढ़ती है। रही बात शरद पवार की, शरद पवार का नाम यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी सामने आया। उन्होंने जिस तरीके से फैसला लिया वो भी निराश भरा था। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना की बहुत बड़ी हार थी, बीजेपी की जीत हुई। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बीजेपी को मौका दे दिया उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में आने का। देखिए, आपने कहा कि यहाँ पर राजनीति में आने का मौका दे दिया,
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता मतलब कि अब एक बार राज्यसभा में तो आ गई है यहाँ पर बीजेपी, तो पैर पसारते ही नजर आएगी अब आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे से कि जब आप राष्ट्रपति का चेहरा नहीं सामने ला पाए, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ गोपाल कृष्ण गांधी का नाम लिया गया, उन पर भी अभी अटकलें चल रही है कि आगे करेंगे नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठे उनकी पार्टी को लेकर, तो अब प्रधानमंत्री के लिए भी कोई चेहरा आपके पास है नहीं, और अगर खुद के लिए वो प्रधानमंत्री का चेहरा अपना पेश करते हैं आने वाले 2024 के चुनावों में, तो महाराष्ट्र की सियासत ना जाने उनके पास बचेगी नहीं बचेगी। तो क्या लगता है दीपक यहाँ पे कि क्या जो उद्धव ठाकरे वो प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में एक अच्छा हो सकते हैं, लोग उनको पसंद करेंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर जैसा कि कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो विपक्ष को एक होना होगा। विपक्ष एक होंगे, फिर यहाँ पर एक कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तब तो हो गया ना कल्याण, क्योंकि विपक्ष एक होने से रहा और एक कैंडिडेट के नाम पर चुनाव होने से रहा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि विपक्ष एक साथ अगर आते हैं तो किस यहाँ पर शर्तों के साथ आएंगे। अगर कैंडिडेट होता है तो क्या वो शिवसेना का कैंडिडेट होगा, क्योंकि यहाँ पर अन्य राज्यों से भी तो बड़े बड़े चेहरे हैं। जैसे हम यहाँ बात करें किस तरीके से उत्तर प्रदेश से भी कई चेहरे निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर ममता बनर्जी खुद ही अपना नाम आगे करती नजर आ रही हैं। तो हर कोई चाहता है ऐसी रेस में आगे होने का, क्योंकि यहाँ पर भले ही हार का सामना हो, लेकिन एक विश्वास रहता है जनता के बीच कि ये कैंडिडेट उठा था और अगले चुनाव में फिर से यहाँ पर हुंकार भर के खड़ा होगा। जैसे केजरीवाल इस बार भले ही हार गए थे, नाम मात्र सीट मिली थी, लेकिन अगली बार बड़े ही विश्वास के साथ आएंगे, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस तो हुआ प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने का कि कैसे पूरे भारत देश में घूम घूम के रैलियां करी जाए। भारत देश की बात जब आती है, जब राज्य तक रहता है, जब दिल्ली की बात थी तब केजरीवाल पूरा एकदम आश्वस्त थे, लेकिन जब भारत देश की बात आई कॉन्फिडेंस उनका टूटता नजर आया। तो वो चीज काफी कुछ सिखा जाती है और अगले चुनाव में उसके लिए तैयारी करके उतरते हैं और जनता उसी नाम पर फिर भरोसा भी करता दिखाती है। तो अगर उद्धव ठाकरे को यहाँ से आगे जाना है तो पहले जो गठबंधन है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से अपने साथ बनाए रखना होगा, क्योंकि वो आएगा प्रधानमंत्री का चुनाव। वहां पर तो गठबंधन यही नहीं बल्कि बाकी जितनी भी अन्य राजनीतिक पार्टियां उनके साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा और वक्त के साथ उनके साथ भी चलना पड़ेगा। आपने यहाँ पर बात की थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे नेताओं की अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे आएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर उदाहरण जैसे देना चाहूँ कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर पूरी तैयारी में जुट चुके हैं कि वो भी चुनावों में खड़े नजर आएंगे। ये देखिए कि गुजरात के चुनाव नजदीक है और गुजरात में भी जाके वो हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी भी अपना यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर बात करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, आपकी क्या राय है मतलब इस चीज को लेकर कि क्या अगर अभी ममता बनर्जी भले ही ये कह रही हो कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, सारा एक साथ हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का जब चुनाव आएगा, जब लोकसभा चुनाव आएंगे, तो शायद इन्हीं में से लोग निकलते हुए नजर आएंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो विपक्ष तो मजबूत रह ही नहीं पाएगा शायद। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर विपक्ष के तौर पर अभी बीजेपी के खिलाफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही एक तरीके से देखा जाए। भले कांग्रेस के यहाँ पर अस्तित्व खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, साजिशें की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अब भी एक बहुत बड़ा नाम है। वापसी वो भी करेंगे, नेता उनके पास अभी भी मौजूद है, भले ही यहाँ पर कुछ जांचों में फंसे हुए हैं, लेकिन वापसी वो भी करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भले उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करने से मना कर दिया, राज्यसभा चुनाव, यहाँ पर लोकसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर सीट से, वहां पर अपना कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया। तो इनकी तैयारी बड़ी होने वाली है, छोटी तैयारी पर शायद इतना जोर नहीं देंगे और गुजरात चुनाव की ओर तैयारियां रहेंगी। तो वो तैयारियों के साथ साथ छोटी छोटी तैयारियों को यहाँ पर अगर जोड़कर प्रधानमंत्री चुनाव की रेस तक जाएंगे, तब तक कई सारे गठबंधन, कई सारे नेता, कई सारी विपक्षी पार्टियां आपके साथ होंगी और आप एक मजबूत कैंडिडेट होंगे उस समय। जी शुक्रिया दीपक। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानी कि प्रधानमंत्री की रेस में तो हर कोई जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जहाँ पर अभी निशाना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शिवसेना पर साधा जा रहा है, उद्धव ठाकरे पे यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाए कि आखिरकार पार्टी की वो जो मजबूती थी वो कहाँ खो गई। तो उस चीज को लेकर यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहा है। अब आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि क्या सच में आप भी यही सोचते हैं कि शरद पवार की वजह से आने वाले टाइम में उद्धव ठाकरे को फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है या फिर नहीं? अपनी राय इस चीज को लेकर जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर से समय पर। नमस्कार।